Jai Hind students, welcome back to the online class of Shri Ram Public School, and here we are with the class 12th macroeconomics. चैप्टर हमारा चल रहा था इनकम डिटर्मिनेशन, और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट क्या होता है। देखो, पहली चीज़ तो मतलब टॉपिक देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करो। इक्विलिब्रियम क्या हो गया? जहाँ पर बैलेंस बने, किसके बीच में? इनकम के बीच में और आउटपुट यानी प्रोडक्शन के बीच में। और किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी जो हमारा आपका मतलब अगर ये बैलेंस होगा तभी नेशनल इनकम जो है वो प्रोडक्शन के कंपैरिजन में आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, और इक्विलिब्रियम लेवल ही नेशनल इनकम और आउटपुट के रेशियो को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक अच्छा इक्विलिब्रियम लेवल ऑब्वियसली उस नेशनल इनकम और जो आउटपुट इन द इकोनॉमी है उसके रेशियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो, दो मेथड हैं आपका। ADAS अप्रोच जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ADAS अप्रोच या कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और दूसरा हो गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को पहले रिलेशन वाइज आप समझने की कोशिश करिए कि इसको पहले हम सिंपल इक्वेशन के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले AD इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले ADAS अप्रोच की ही हम बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर AD यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कैसे होता है भाई? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हाँ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, वही आपकी हो गई एग्रीगेट डिमांड। ठीक, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग, कितना सेविंग्स हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली जितना सेव कर रहे हैं वही आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा। ये यहाँ पर हमने आगे प्रूव किया हुआ है। देखो, AD इक्वल टू C+I यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और AS एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक, अब अगर AD और AS इक्वल हैं दोनों आपस में, तो ऑब्वियसली C+S इक्वल टू क्या हो जाएगा? C+I, और AD इक्वल टू AS ये तो होता ही है, ये हम इसी चैप्टर में इनकम डिटर्मिनेशन में पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से भी इक्वेशन देखिए तो C+I इक्वल टू C+S। अब यहाँ पर C तो आपका कॉमन हो गया, तो बचा क्या? S और I, ऑब्वियसली वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस तरह से ही आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, आपका मतलब ये इक्विलिब्रियम लेवल इसके हिसाब से क्या आएगा? वो पॉइंट जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हों वो आपके क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे इकोनॉमी के लिए, और वहाँ पर उस पॉइंट पर मिलने वाली नेशनल इनकम हमेशा जो आउटपुट के रेशियो में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को आगे हम समझते हैं ADAS अप्रोच के हिसाब से डिटेल में थोड़ा। कीन्जियन थ्योरी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज़ डिटरमाइंड मेनली बाय द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हाँ, इसको हम किस तरह से डिसाइड करते हैं? मेजर तौर पर एग्रीगेट डिमांड के लेवल से हम डिसाइड करते हैं कीन्जियन थ्योरी में। लेकिन एग्रीगेट डिमांड डिसाइड करने के लिए या एग्रीगेट डिमांड के एस्टिमेशन के लिए हम क्या करते हैं? डिज़ायर्ड कंजम्पशन और डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ डिज़ायर्ड का मतलब प्लान्ड कंजम्पशन कितना था हमारा और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, हम उसको लेते हैं। C+I आपका वही होगा। ठीक, अब आप इधर इसको और आगे देख सकते हो। प्लान्ड कंजम्पशन प्लस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट C+I। हाँ, ये क्या हो जाएगी आपकी? प्लान्ड कंजम्पशन यानी C प्लस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट यानी I, और इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? AD।
ठीक है, तो ये हो गया आपका ADAS अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम लेवल of output in an economy is determined at a point where planned spending, ठीक है, यानी planned aggregate demand is equal to the planned output, यानी aggregate supply, planned जो आपका स्पेंडिंग है या प्लान्ड एक्सपेंडिचर या प्लान्ड कंजम्पशन ये कहलाएगा एग्रीगेट डिमांड, और प्लान्ड आउटपुट यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, तो अब आप इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये एक ग्राफ है, इसमें आप ध्यान से देखिए, एग्रीगेट डिमांड इधर में रिफ्लेक्ट हो रही है ये साइड में, ठीक, और एग्रीगेट सप्लाई जो है आपकी वो ये रही आउटपुट या फिर इनकम आप जिसको मान लो। ठीक, ठीक है, आउटपुट ये है आपका और एग्रीगेट डिमांड ये है। अब एग्रीगेट सप्लाई के कर्व पर चलो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि व्हाट इज़ दैट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है आपका 45 डिग्री के एंगल पर बना हुआ है। पहले भी हमने ये पढ़ा था इसी चैप्टर में, और हमने ये एज्यूम किया था कीन्सियन थ्योरी के हिसाब से कि भाई जो इनकम है आपकी वाई जो है वो एक कंटिन्यूअस लेवल से बढ़ती रहती है। ठीक, जितना टाइम बीतता जाएगा उतनी ही इनकम आपकी बढ़ती जाएगी, ऐसा हम मानते हैं क्योंकि रिसोर्सेज डेवलप होते हैं। ठीक, और एक एवरेज के तौर पर हम इसको 45 डिग्री पर रखते हैं। ठीक, तो अब इसके हिसाब से क्या है भाई कि इट मीन्स दैट एनी पॉइंट ऑन 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री की जो लाइन है आपकी, इसके किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड वो वर्टिकली हम उसको मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की लाइन ये जा रही है आपकी, हाँ, एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है वो ये है। अब इसको आप किसी भी पॉइंट पर मेज़र कर सकते हो, इस तरह से ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, दिस 45 डिग्री लाइन कैन हियर बी टर्म्ड एज AS। ये जो 45 डिग्री की लाइन है y इक्वल टू AS, ये भी हम पहले पढ़े हुए हैं, इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है। और इसको फिर किस तरह से देख सकते हो, आउटपुट या इनकम वो डिसाइड कर रहा है एग्रीगेट डिमांड या C+I के लेवल को। ठीक है, ये कहाँ पर 45 डिग्री वाली जो ये लाइन है इसको कहाँ पर कट कर रहा है, ये रही लाइन आपकी। ठीक, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई आपकी। इसको जिस पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। E इक्वल टू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, यानी प्लान्ड स्पेंडिंग ऑन कन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट EM जो ये है आपका, ठीक है, एंड द लेवल ऑफ आउटपुट OM ये आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, EM यानी कि प्लान्ड आपकी स्पेंडिंग हो गई, ठीक है, और OM प्लान्ड आउटपुट हो गया आपका, ये दोनों क्या है, बराबर हैं इस पॉइंट पर, E पॉइंट पर। OM इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज it at this level of output planned spending C+I, ठीक है, ये क्या है, इक्वल टू 8, यानी बराबर है। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ये क्या है आपका, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर प्लान्ड स्पेंडिंग का मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, इक्वल्स टू द प्लान्ड आउटपुट का मतलब हो गया एग्रीगेट सप्लाई का पॉइंट। ठीक है, और फिर या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पर C+I आपका C+I कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करता हो 45 डिग्री की लाइन को। अब ये 45 डिग्री की लाइन ये हो गई आपकी,
और C प्लस आई ये रहा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। ठीक, तो ये जहाँ पर जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा अगर प्लांट स्पेंडिंग यानी एग्रीगेट डिमांड कम हो प्लांट आउटपुट से। ठीक है, यानी AD इज लेस देन AS एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या होगा, तो होगा ये कि भाई प्लांट आउटपुट कम हो गया, दैट मीन्स कंज्यूमर्स वुड बी बाइंग लेस गुड्स देन फर्म्स वर प्रोड्यूसिंग। जहाँ पर क्या है, कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार नहीं है सामान, प्रोड्यूसर्स ने तो बहुत सारा प्रोडक्शन करके रख दिया लेकिन उतना कंज्यूमर उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या होगा, आपकी इन्वेंटरीज बढ़ती जाएंगी, यानी स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, रिज़ल्ट के तौर पर क्या होगा, उन्हें सप्लाई को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को कम करना होगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी और फिर आपका आउटपुट कम होगा, जिसकी वजह से डिक्रीज़ इन सप्लाई आएगी, डिक्रीज़ इन आउटपुट होगा एंड विच विल रिजल्ट टू अगेन क्या होगा, प्लांट स्पेंडिंग में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी प्लांट इनकम के या प्लांट आउटपुट के। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल वो है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक कर्व जो है एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, ये तो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसी चीज़ को आप ध्यान कर लीजिए। जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को काटें वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया इकोनॉमी का। अगर उससे पहले की हम बात कर लें तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो एग्रीगेट उससे पहले एग्रीगेट जो डिमांड है वो कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स जो हैं, एग्रीगेट डिमांड कम है तो इसका मतलब कंज्यूमर्स कम क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। अब डिमांड कम है तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें सप्लाई कम करनी होगी और जिसकी वजह से फिर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट देखिए सेकंड सिचुएशन, ये जो आपकी इधर के साइड की आ जाएगी, ये क्या कहलाती है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज़ व्हाट ग्रेटर टू एग्रीगेट सप्लाई। ये चीज़ यहाँ पर डिमांड क्या है, ऊपर है, सप्लाई कर्व आपका नीचे है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में C प्लस आई लाइन जो है ये आपकी क्या है, ऊपर है, यानी डिमांड लाइन आपकी ऊपर है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड की। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंज्यूमर्स की जो बाइंग कैपेसिटी है यानी कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम है और फर्म्स जो हैं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स कंज्यूमर्स वुड बी बाइंग मोर गुड्स देन फर्म्स वर प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है। ये रही आपकी डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, सप्लाई की लाइन ये है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, वापस हमें दोनों को बराबर ही करना है, इक्विलिब्रियम पर लाना है। तो क्या करना होगा, हमें करना होगा सप्लाई को ज़्यादा, और सप्लाई को ज़्यादा करने के लिए क्या करना होगा, अनप्लान्ड या दिस वुड लीड टू एन अनप्लान्ड डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, है ना। कैसे, क्योंकि अनप्लान्ड डिक्रीज है ना से हमारा क्या होगा, जो भी अनसोल्ड गुड्स हैं, ठीक, वो क्या हो जाएंगे, बिकने शुरू हो जाएंगे। जितना भी हमारे पास स्टॉक और इन्वेंट्री है वो भी बिकनी शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ होना शुरू होगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ होने से आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई तो वो एक पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड के बराबर आ जाएगी और इक्विलिब्रियम लेवल आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके
इक्विलिब्रियम पॉइंट का एडी और एएस अप्रोच। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप डिस्कस कर सकते हो अपने शाम के डाउट क्लियरिंग सेशन में। आगे हम इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं दूसरे टाइप में। वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, ये देखिए, मल्टीप्लायर आपने पहले भी पढ़ा था। ये था आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर। कितने टाइम्स क्रेडिट क्रिएट हो रहा था, मनी और बैंकिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मल्टीप्लायर मीन्स द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितने रेशियो में इनकम में चेंज होने पर कितने रेशियो में इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, ठीक। रेशनल चेंज को हम मल्टीप्लायर बोलेंगे। और यहाँ पर के विच मीन्स एज मल्टीप्लायर, ठीक है। और इस के को मेज़र करने के लिए आपको क्या करना है? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जितना भी इनकम में चेंज आया है उस चेंज को, यानी उस डिफरेंशियल अमाउंट को आप डिवाइड कर दोगे किससे? चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। इसको आप ऐसे ना समझ पाइए तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी देखते हैं कि ये हमारा मल्टीप्लायर का किस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। आपका जो मल्टीप्लायर था जिसकी वजह से, मतलब क्या था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसकी वजह से आप ये देख सकते थे, आप ये काउंट कर सकते थे कि कितने परसेंट इनकम में चेंज आने से कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ टेबुलर फॉर्म में देख सकते हो। एमपीसी इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला वाइज हम पहले स्टडी करेंगे। एमपीसी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। यानी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। ध्यान से देखिएगा, ये रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर एमपीसी ज़ीरो है, ठीक, तो अब यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक। या फिर अभी हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि एमपीसी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? 1 माइनस एमपीसी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा 1। यहाँ पर देखो, अगर ये 0 है तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एमपीएस। अब यहाँ पर क्या कर दोगे? 1 माइनस 0 तो इक्वल टू एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है आपका 1, ठीक। और सिमिलरली अगर के मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है? 1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या फिर कह लीजिए 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इस चीज़ को आप ले लो, 1 आपका यहाँ फॉर्मूले से आ रहा है और उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अभी हमने कैलकुलेट किया, वो क्या आया? 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 करके क्या आ गया? आपका आंसर 1 आ गया अगेन। अब नेक्स्ट वाले में आ जाइए, 1/3, ठीक। तो 1/3 अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो आपका एमपीएस क्या होगा? 1 माइनस 1/3 इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। अब आप के निकालिए, मल्टीप्लायर निकालिए 1 अपॉन एमपीएस करके, तो एमपीएस कितना आया अभी? 2/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2/3। इसको रिवर्स कर दिया जाएगा, सॉल्व करना तो आता होगा आई थिंक आपको। फिर ये क्या हो जाएगा? 3/2 इक्वल टू 1.5 टाइम्स मल्टीप्लायर यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 1/2, एमपीसी है तो अब इस हिसाब से फिर एमपीएस कितना आएगा? 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 का मतलब मल्टीप्लायर आप करेंगे तो 1 अपॉन 1/2। अब यहाँ पर क्या आ गया?
2 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप ये देख सकते हो कि किस तरह से हमारे जो मल्टीप्लायर है हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हिसाब से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के अकॉर्डिंगली। ये ध्यान रख लीजिएगा 1 माइनस MPC इक्वल टू होता है MPS, ठीक है, और 1 अपॉन MPS होगा आपका K। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर आपकी ये यूनिट आपकी 4th यूनिट आई गेस फिनिश होती है। ठीक है, 4th या 3rd जो भी है दैट इज़ गोइंग टू बी एंडेड, एंड टुमारो वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। और उसके बाद में एक्सरसाइज वगैरह आप लोग इसकी कंप्लीट कर लीजिएगा इन योर फेयर नोटबुक, सो दैट यू पीपल कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बाय योर सेल्फ। That's all for today. Thank you and have a good day.